तो चलो देखते हैं। आज जो है पहला बार मोटिवेशन के साथ हम आपको शुरुआत करेंगे, क्योंकि मोटिवेशन भी होना जरूरी है। मेरे लिए मोटिवेशन आप हैं और आपके लिए मोटिवेशन जो है छोटा सा लेके आए हैं, वो है खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, खोल दे पंख कहता है मेरा परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों इस मोटिवेशन के साथ हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए पहले बता देते हैं कि आपके परीक्षा में जो किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो साइंस के अंदर टोटल आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, इसमें भी बता देते हैं कि टोटल 80 MCQ क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको मात्र 40 क्वेश्चन का आंसर करना है। और यहाँ पर निर्देश देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में 1 से 80 में से केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर करना है। ठीक है बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन होगा और एक ही ऑप्शन इसमें सही होता है। तो आपको एक OMR शीट एग्जाम में मिलेगा, उस OMR शीट के अंदर उसको आपको रंगना होगा जो उसका सही विकल्प होगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है वो है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है। बच्चों यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे होंगे, पहला है नाभिकीय संलयन, दूसरा है नाभिकीय विखंडन, और C नंबर में है दोनों, और लास्ट में है इनमें से कोई नहीं। बच्चों जानिए कि सूरज जो है एकदम लगातार ऊर्जा दिए जा रहा है, आखिर क्या जल रहा है, कैसे आता होगा ऊर्जा। तो बच्चों इसका आंसर है नाभिकीय संलयन। और पूछ लेंगे कि सर ये नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई 2 छोटे छोटे नाभिक के परमाणु जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद दोनों के द्रव्यमान में कमी आती है, और वो द्रव्यमान में जो कमी आती है वो ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। यानी कि गर्मी जो होता है सूरज के अंदर जो हीट होता है वही ऊर्जा के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा स्रोत है, तो इसका आंसर नाभिकीय संलयन। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। बच्चों ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन से आपको न्यूमेरिकल भी बनता है। न्यूमेरिकल मतलब कि इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी रहेंगे, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो पहला ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं 1/v + 1/u = 1/f, तो ये होता है दर्पण के लिए सूत्र। और बी नंबर में जो आपको दिया गया है ऑप्शन 1/v - 1/u = 1/f, तो ये जो बी नंबर का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये बी वाला, तो ये लेंस के लिए होता है। ठीक है, और यहां पर दिया है दोनों, है ना, दोनों, और एक और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण सूत्र जो होता है बच्चों वो होता है आपको ऊपर वाला 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/v + 1/u = 1/f, यही होगा। चलते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए एक यहां पर क्वेश्चन में है टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। बच्चों टिंडल प्रभाव क्या होता है, इसके लिए हमने आपको एक छोटा सा इमेज स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, हमने दिखाने का प्रयास किया है। इसमें देखिएगा एक लेंस होता है, ठीक है, लेंस से प्रकाश जो है पैरेलल यानी कि समांतर किरण को हम यहां से भेजते हैं, समांतर किरण को भेजते हैं, और वो एक कोलाइडी बिलियन, बच्चों कोलाइडी बिलियन से होकर जब वो निकलती है तो रोशनी थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस ऐसा प्रभाव कहां पर देखा जाता है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है जंगल में, बाजार में, खेतों में, इनमें से सभी। बच्चों इस प्रकार का प्रभाव जो है जंगलों में देखा जाता है। अगर आप जंगल में जाएंगे तो आप टिंडल प्रभाव को आसानी से देख पाएंगे, इसमें रोशनी जो होती है अचानक से ज्यादा आपको दिखाई देती है। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। बच्चों तारे आप जो रात में देखते होंगे तो लगता है कैसे कि लाइट बंद और जल रहा है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, तो उसी को तारे का टिमटिमाना कहते हैं। और इसमें जानिए बच्चों कि होता क्या है, ये ऐसे क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर रियल बात करेंगे तो वो सच में वो भुकभुकाता नहीं है, यानी कि वो टिमटिमाता नहीं है, लेकिन हमें देखने पर लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। इसका मुख्य वजह होता है जो वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से। ठीक है, यानी वायुमंडल
मंडल में भी अपवर्तन की क्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन जो है आपको फर्स्ट दिख रहा है अपवर्तन का सिद्धांत, बी में दिख रहा है प्रकीर्णन का सिद्धांत, सी में दिख रहा है आपको वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत एंड डी में दिख रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा आप लोगों को ये होगा अपवर्तन का सिद्धांत। या एग्जाम में आपको अगर वायुमंडलीय अपवर्तन भी देता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहां के हिसाब से ऑप्शन होगा अपवर्तन का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। बच्चों नेत्र जो होता है, हमारी आंख जो होती है उसकी रेटिना, जो पिछला पोर्शन होता है आंख का पिछला पोर्शन, वो रेटिना कहलाता है। उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? ऑप्शन में आपको दिया गया है, फर्स्ट है आभासी और सीधा, बी में है वास्तविक और सीधा एंड सी में है वास्तविक और उल्टा, और डी में आप देख रहे होंगे आभासी और उल्टा। तो इसका आंसर होता है वास्तविक और उल्टा, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। छठा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए कहता है किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करिए। बच्चों विद्युत धारा का मान जो होता है, विद्युत धारा बराबर एक फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा I बराबर होता है Q बटे T। Q मतलब होता है आवेश और T मतलब होता है कि कितने समय तक दर्शाया गया है। तो यहां पर देखेंगे तो विद्युत धारा की मान निकालने की बात हो रही है, तो यहां पर देखिए कि कूलम्ब जो है 120 दिया हुआ है, 120 कूलम्ब है, और समय जो दिया गया है बच्चों, समय जो है इसके अंदर 1 मिनट दिया गया है। बच्चों 1 मिनट को हम लोग अगर घंटा में चेंज करेंगे तो ये 60 होगा, 60 सेकेंड, सॉरी इसको अगर 120 है तो 120 को अगर समय में चेंज करेंगे सेकंड में तो ये 1 मिनट में 60 सेकंड होता है बच्चों। ठीक है, तो इसको हम रख दिए हैं ऊपर में 120, नीचे में रख दिए हैं 60, तो 0 से 0 काट दीजिएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि विद्युत धारा का 2 और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इसका आंसर होगा 2 एम्पियर। इसका क्या आंसर होगा बच्चों? 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अगर इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका आपको बी नंबर जो है, ये बी नंबर ये सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? बच्चों धन और ऋण यानी कि प्लस माइनस का साइन नहीं होता है। तो ऑप्शन है आपके पास आमीटर, बी में है वोल्टमीटर, सी में है कुंडली और होता है विद्युत सेलों में। बच्चों यहां पर जो कुंडली है, कुंडली के अंदर ये नहीं होता है। कुंडली का मतलब है कॉइल। आप ट्रांसफार्मर में देखते होंगे ऐसे ऐसे बहुत सारा तार एक ही जगह पे लपेटा हुआ रहता है, उसी को कुंडली कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं उसको कॉइल। तो इसका आंसर होगा बच्चों कुंडली। इसका आंसर क्या होगा? कुंडली। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? लघु पथन के समय बच्चों, लघु पथन क्या होता है? आप सुने हैं शॉर्ट सर्किट, तो वही होता है, शॉर्ट सर्किट को ही हम लोग कहते हैं हिंदी में लघु पथन। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? जैसे देखिएगा आप तार, जो विद्युत धारा का तार 2 फेज में होता है ना, एक फेज और दूसरा फेज, तो दोनों आपस में किसी भी वजह से उसका जो है परत जो है हट जाता है, उसके देखिएगा तार के ऊपर जो कवर होता है ना वो हट जाता है और हट आपस में कहीं सट गया, आपस में प्लस माइनस दोनों, तो क्या होगा कि यहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इस टाइम पे लघु पथन के समय में विद्युत धारा का मान बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होगा आपको ए नंबर, बहुत अधिक। ठीक है बच्चों आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 विद्युत चुंबकीय प्रेरक, सॉरी यहां पर प्रेरक लिखा गया है लेकिन होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो यहां पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण होना चाहिए था। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है माइकल फैराडे ने। ठीक है, यहां पर आपको फैराडे में दिख रहा होगा, यही है इसका आंसर है माइकल फैराडे। बच्चों अगर ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो हमारी जो ये वीडियो बनाने के पीछे जो कंटेंट रेडी होता है इसमें बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा मेहनत लगता है, तो आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियो लेके आए आप लोगों के बीच में। क्योंकि YouTube के अंदर हम जो आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं आपके लिए, कोई इसका एक्स्ट्रा चार्ज या पैसा हम आपसे नहीं ले रहे। बस आपसे एक छोटी सी उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब इसको कर लेंगे, जितना जल्दी हो सके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और लाइक भी कर देंगे इसको बच्चों, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो। इसका आंसर जो था हमारा
माइकल फैराडे था, पूरा नाम होगा माइकल फैराडे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए एक उत्तल लेंस होता है, देखिए उत्तल लेंस हम बताते हैं कि उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और इसमें आप ध्यान से देख रहे होंगे कि किनारों में जो है पतला है और बीच में आपको दिख रहा है ये मोटा है, ठीक है। किनारों में पतला है एंड बीच में मोटा है। तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो क्या कहता है कि सभी जगह समान मोटाई का, ठीक है, ए नंबर में है। बी नंबर में है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। सी नंबर में किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। इनमें से कोई नहीं। हमने पिक्चर को बताया है और इस पिक्चर के आधार पे आप हमको कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। देखते हैं बच्चों कितने बच्चा जो है जो इस वीडियो को आपने देखा है और इसका सही आंसर करते हैं। जो सही आंसर करेंगे मैं उनको ये हार्ट दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत इजी है। हमने अभी पिक्चर भी बताया, देखिए दोनों किनारों पर क्या है, पतला है एंड बीच में क्या होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आ चुका है। अवतल लेंस का आवर्धन, देखिए आवर्धन जो होता है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है ना, तो वो आवर्धन m किसके बराबर होता है। देखिएगा यहां पर एक ही फार्मूला दिया गया है लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है। आवर्धन m जो होता है ये होता है v/u या एक और होता है इसका फार्मूला h'/h। तो सर v क्या चीज को कहते हैं, u क्या कहते हैं, ये प्रतिबिंब की लंबाई होती है, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। और u जो होता है u होता है वस्तु की लंबाई, ठीक है। और बच्चों यहां पर जो है अगला इसके अंदर ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में होता है वस्तु की लंबाई, सॉरी वस्तु की ऊंचाई, ठीक है बच्चों। यहां पर आपको दो चीज दिख रहा है और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। ये सूत्र है, इसको आप लोग याद भी कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अवतल जो आपको हमने बताया क्वेश्चन, अवतल दर्पण का आवर्धन m किसके बराबर होता है, तो इस हिसाब से देखिएगा कौन सा होगा, v/u। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है आपको, v/u, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक गोलीय दर्पण का फोकसांतर f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच में क्या संबंध होती है। तो देखिए कोई भी फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी ये त्रिज्या की दुगनी होती है। देखिएगा त्रिज्या जो होती है r, तो r बराबर होता है 2f, ये फॉर्मूला ही होता है। और इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आती है और यहां पर हम देखते हैं f बराबर जो होता है r/2 भी ये हो सकता है। तो यहां पर दो फॉर्मूला बना है, r बराबर 2f और एक होता है f बराबर r/2। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, r बराबर 2f, r बराबर 2f, आंसर नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन जो है यहाँ पर समाप्त हो गई है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको अगले सेशन में लेके आते हैं, इसका पार्ट 2 बनाएंगे। टोटल आपको 80 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के जस्ट बाद आपको फिर से एक और वीडियो मिलेगा। तो उम्मीद वही जो छोटा सा हमने आपको शुरू में भी बोला था, क्योंकि जो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो था हमारे लिए एक शक्ति का काम करता है। तो समझ ही रहे होंगे आप लोग कि हमें क्या चाहिए और आपको जो है जो चाहिए वो हम आपको दे ही रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आज का जो क्लास है इसको समाप्त करते हैं, पार्ट 2 आपको कंटिन्यू रहेगा। तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।